डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। सुपर 13 टेस्ट सीरीज की 4th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस कह लो, आरडीबीएमएस कह लो, एक ही बात है। जो स्टूडेंट्स भी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की या फिर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बता दूं मैं गाइज, ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी आपको। अभी अगर आपको विश्वास नहीं भी आ रहा ना, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, जिस दिन एग्जाम के अंदर बैठे होगे सेंटर में, तब आपको याद आएगी कि वाकई में इन वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली होगी। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट भी पूरी तैयारी करना चाहते हैं, इसके पूरा फुल लेंथ कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो ये लिंक यहां पे मेंशन किया हुआ है। इस लिंक पे जाके या इस व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और गेट्स मेशर्स ऐप पे भी जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। सबसे बेस्ट और सबसे कम प्राइस में कोर्स जो है वो गेट्स मेशर्स चला रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या आया? अ रिलेशन इन विच एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। मतलब जितने भी मेरे राइट हैंड साइड वाले एट्रीब्यूट है, जैसे हम लोग कैसे मेंशन करते हैं x गोज टू y। अब यहां पे कह रहा है कि जितने भी y है ना, मतलब ये जितने भी y वाले एलिमेंट्स है राइट हैंड साइड वाले नॉन की एट्रीब्यूट्स, वो सारे के सारे डिपेंड किसके ऊपर कर रहे हैं? प्राइमरी की के ऊपर कर रहे हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया कंडीशन है कि अगर प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। और साथ ही साथ वो क्या कह रहा है कि नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। जब भी आपको डिपेंडेंसी में ट्रांजिटिव वर्ड आ जाए, पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अगर आपको कहीं पे ट्रांजिटिव वर्ड दिख जाए ना, तो चुपचाप थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक कर देना बिना कुछ सोचे समझे। और अगर आपका पेपर जो है वो आपका अगर ऑनलाइन नहीं है, हैंड रिटन है, तो भैया उस पे आप फिल कर देना। बात एक ही है। मतलब जहां पे भी ट्रांजिटिव दिख जाए चुपचाप थर्ड पे, जहां पे भी पार्शियल डिपेंडेंसी दिख जाए वहां पे आप सेकंड के अंदर क्लिक कर देना। मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो टाइम वेस्ट किए बिना आप फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और साथ ही साथ क्योंकि टाइम का भी तो भैया इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे हमें 100 क्वेश्चंस को 120 मिनट में करना है, तो ऑब्वियसली आपको टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन रिक्वायर two tables as input and the two table must have one common column। मतलब मेरे पास दो टेबल्स हैं, उन दो टेबल्स में कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वैल्यूज नहीं ले रहा मैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं। लेट्स से ये एट्रीब्यूट्स हैं। वो कह रहा है कि मेरे को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है इन चारों में से, मैं तभी वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं अगर इन दोनों टेबल्स के बीच में कुछ कॉमन एट्रीब्यूट है। अब देखो यहां पे इन दोनों में लेट से कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, तो मैं डिवीजन कर सकता हूं, प्रोजेक्शन कर सकता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्वाइन जो है वो नहीं कर सकते। अगर इन दोनों में ज्वाइन करना है तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना जरूरी है। तो लेट्स से मैंने ए को इधर भी कॉमन रख दिया, मतलब इधर भी है ए और इधर भी है। अब किसी को भी रख दो बट एक कॉमन एट्रीब्यूट होना ही चाहिए, तो वो है आपका ज्वाइन। देन इफ अ रिलेशन R1 हैज P एट्रीब्यूट, मतलब एक रिलेशन है R1, उसके अंदर कह रहा है कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मेरे कितने हैं? P, और m नंबर ऑफ टपल्स हैं। टपल्स मतलब रोज, ठीक है, और कॉलम्स मतलब एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम्स। और दूसरा है जी आपका R2, उसमें आपके q नंबर ऑफ कॉलम्स है। कॉलम्स मतलब इस तरीके से आपके q, और नंबर ऑफ टपल्स मतलब ये नंबर ऑफ टपल्स कितनी है? n, और यहां पे नंबर ऑफ टपल्स कितनी है आपकी? m। वो कह रहा है कि अगर मैं इन दो टेबल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, तो मेरे कितने एट्रीब्यूट्स होंगे टोटल और कितनी टपल्स होंगी। तो देखो एट्रीब्यूट्स जब भी आप R1 और R2 को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो जो टेबल बन के आएगा उसमें P प्लस Q दोनों को टोटल कर दो, इतने तो क्या होंगे आपके एट्रीब्यूट्स। और रोज कितनी होंगी? मतलब अगर एक में 5 है, दूसरे में 3 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 15। तो इसीलिए आपका सीधा आंसर जो है वो 4th। देन वो कह रहा है इन ER मॉडल व्हेन सब ग्रुप्स ऑफ अ गिवन एंटिटी आर डिफाइंड दिस इज नोन एज। सब ग्रुप मतलब कि कोई बड़ी एंटिटी है, उसको मैंने थोड़ा और आगे फर्दर जो है वो सब ग्रुप्स बना दिए। जैसे सिंपल से एग्जांपल है, लेट्स से मैंने ले लिया इंस्ट्रक्टर, ठीक है, इंस्ट्रक्टर की जॉब्स है ना, राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। अब उसमें
आप बेसिक में सिलेक्ट हुए हो या सीनियर में सिलेक्ट हुए, तो देखो आपने थोड़ा सा इसको स्पेशलाइज कर दिया। आप कह रहे हो कि मैं राजस्थान में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए सिलेक्ट हो गया, आपने फॉर एग्जांपल ये बोला कि मैं राजस्थान में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए सिलेक्ट हो गया या हो गई, तो आगे क्वेश्चन क्या पूछ सकता बंदा कि बेसिक में हुए हो या सीनियर में हुए हो, समझ गए? तो वो चीज होती है स्पेशलाइजेशन, मतलब इसको थोड़ा आगे फर्दर स्पेशलाइज करना। इसका उल्टा होता है जनरलाइजेशन। देन इन ईआर डायग्राम डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश एक्लिप्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी ईआर डायग्राम, उसमें ये जो रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे डैश एक्लिप्स का मतलब ये इस तरीके से, तो डैश एक्लिप्स पता क्या होता है? नॉर्मली तो हम एट्रीब्यूट को एक्लिप्स से शो करते हैं, डैश मतलब डॉटेड वाला, और उसमें हम लोग किसको मेंशन करते हैं? डिराइव्ड एट्रीब्यूट को, मतलब ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी और एट्रीब्यूट से डिराइव किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को लेट्स से डेट ऑफ बर्थ पता है, तो मैं उससे क्या निकाल सकता हूं? मैं उससे एज निकाल सकता हूं। तो डेट ऑफ बर्थ तो नॉर्मल एट्रीब्यूट है, लेकिन एज क्या हो गया? डैश्ड, मतलब आप डिराइव्ड एट्रीब्यूट बोल सकते हो। ठीक है, आपको पूछने की जरूरत नहीं। जैसे हम नॉर्मल कई बार फॉर्म भी फिल करते हैं तो उसमें आ जाता है ना कि डेट ऑफ बर्थ लिखो जी, तो जैसे डेट ऑफ बर्थ लिखी तो आज की डेट से माइनस करके वो निकाल देता है कि आपकी उम्र इतनी है जी, ये है वो है। ठीक है, देन सेलेक्ट ई कोड फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डैश। अब यहां पे कह रहा है कि मेरे को उनका ई कोड निकालना है एम्प्लॉयज का जिनके एड्रेस में आरपीएससी आ रहा हो। कहां पे आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे स्टार्टिंग में आ रहा हो, एंड पे आ रहा हो, बीच में आ रहा हो, कहीं पे भी, बस आरपीएससी होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? लाइक कमांड को। ठीक है ना, लाइक को यूज करते हैं और सीधा यूज करते हैं। वेयर तक तो इसने लिख ही दिया, वेयर तक तो इसने पूरी इक्वेशन आपकी सॉरी एसक्यूएल की क्वेरी लिखी थी। लास्ट में वेयर के बाद क्या आएगा आपका? सीधा एड्रेस लाइक परसेंट आरपीएससी परसेंट। ठीक है, दोनों तरफ क्यों लगाया? क्योंकि उसने बोला कि आरपीएससी होना चाहिए, चाहे स्टार्टिंग में हो, बीच में हो, आगे हो, कहीं भी हो। लेकिन अगर वो कह देता कि स्टार्टिंग जो है वो आरपीएससी होना चाहिए, स्टार्टिंग के 4 लेटर आरपीएससी होने चाहिए, तो फिर आप ऐसे कर देते। अगर वो कह देता कि लास्ट में आरपीएससी होना चाहिए, तो आगे कुछ भी हो मेरे को लास्ट में आरपीएससी चाहिए, तो मैं ये कर देता। लेकिन इसने ना आगे पूछा ना पीछे, इसने बोला कि कहीं पे भी हो तो हम परसेंट आरपीएससी परसेंट। देन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस एसक्यूएल क्वेरी। तो यहां पे वो क्या कह रहा है कि ये क्वेरी हमें दे रखी है, तो ये कौन सी क्वेरी है? ये है आपकी नेस्टेड क्वेरी। क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी आ गई, तो सबसे पहले अंदर वाली क्वेरी को सॉल्व करते हैं। अंदर वाली क्वेरी को हमेशा जब भी नेस्टेड आती है तो अंदर वाली को पहले सॉल्व करते हो। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, लेट्स से कोई टेबल है उसमें सैलरी है 1 2 3 4, जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे कुछ भी ले लो, क्योंकि क्वेरीज को एग्जांपल से करना थोड़ा इजी रहता है। 1 2 3 4 ये मेरी 4 सैलरीज हैं। अब वो कह रहा है कि मेरी बाहर जो सैलरीज हैं, लेट्स से मेरे पास बाहर सैलरीज है 1 2 3 4, अंदर भी ऑब्वियसली क्योंकि उसने सिंपल सैलरी सिलेक्ट की है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल मतलब क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल है? इन सभी से बड़ा है? नहीं। 2 इन सभी से बड़ा है? नहीं। 3 इन सारी वैल्यू से बड़ा है? नहीं। 4 इन सारी वैल्यू से बड़ा या इक्वल है? तो यानी ये आउटपुट में किसको दे देगा? 4 दे देगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल है। ऑल मतलब इधर वाली वैल्यू से बड़ा या बराबर होना चाहिए, बट सारियों से तो सिर्फ 4 ही बराबर है या बड़ा है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि मैक्सिमम सैलरी, ठीक है ना, आप कह सकते हो ई कोड ऑफ द एम्प्लॉय गेटिंग द मैक्सिमम सैलरी। Then SQL command used to change the attribute value of one or more selected tuple। जब भी हमें वैल्यू चेंज करनी होती है, वैल्यू चेंज करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? अपडेट कमांड को। ठीक है ना, इसको डीएमएल कमांड भी बोल देते हैं। और अगर वो एट्रीब्यूट के जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने के लिए कह देता है, फिर हम ऑल्टर कमांड को, विच इज अ डीडीएल कमांड। ठीक है, बट यहां पे उसने वैल्यू पूछा तो डीएमएल। देन आ गया टू अवॉइड डुप्लीकेट वैल्यूज, मतलब लेट्स से आपके पास डेटा में 1 1 2 2 3 है और आप आउटपुट में दिखाना चाहते हो सिर्फ 1 2 3, तो कैसे दिखाओगे? अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ये ऐसे ही दिखाएगा, सिलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट लगा दो तो फिर ये ऐसे दिखा देगा। तो इसलिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? डिस्टिंक्ट कीवर्ड। ठीक है, हाँ, इन द सिलेक्ट। ठीक है ना, सिलेक्ट के साथ मतलब ऐसे लिख देते हैं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, फिर जो भी निकालना है फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, मतलब जो भी एट्रीब्यूट को करना है उसको।
देन वैलिड एसक्यूएल क्वेरी टू नो टोटल नंबर ऑफ टपल्स। टोटल नंबर ऑफ टपल्स अगर निकालनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं काउंट का, ठीक है ना। मतलब एक टेबल में कितनी टपल्स है काउंट करनी है, तो इसके लिए एग्रीगेट फंक्शन होता है हमारा काउंट, ठीक है। सम तो वैसे भी टोटल निकालना है, जैसे 1 2 3 है, उसको अगर हम सम करेंगे तो 1 + 2 + 3 निकाल देगा, तो ये तो करना नहीं है। सेलेक्ट नंबर, नंबर तो कुछ होता ही नहीं है। काउंट बिल्कुल ठीक है जी, ये तो वैसे ही रॉन्ग लिखा है। सम तो हमेशा जो भी एग्रीगेट फंक्शन होते हैं ये सारे के सारे सिलेक्ट के साथ यूज होते हैं। All changes made by a transaction are made permanent in the database only after the transaction is what। मतलब जितने भी चेंजेस किए डेटाबेस में, जितने भी आपने ट्रांजैक्शन ने चेंजेस किए उसको डेटाबेस में परमानेंट सेव करना है, तो हम कब करते हैं, जब हम ट्रांजैक्शन को कमिट करते हैं। जब तक वो कमिट नहीं हुई तब तक वो सारे के सारे टेम्परेरी मेमोरी में पड़े हैं, डेटाबेस में अभी तक चेंज नहीं हुआ। इसीलिए जब भी ट्रांजैक्शन खत्म होती है तो लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, कमिट, ताकि परमानेंट वो डेटाबेस में चेंज हो जाए। देन एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड प्रॉपर्टी में जो ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बड़ा बहुत बार आता भी है, आपको सिंपली इसकी चारों की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो ये क्या होती है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो आई थिंक ये तो कॉन्करेंसी कंसिस्टेंसी आएगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें डी ग्रेड, डी ग्रेड तो कुछ होता ही नहीं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटाबेस ट्रांजैक्शन ऑफ वेट फॉर ग्राफ। वेट फॉर ग्राफ जो है ना, वो डेटाबेस में भी यूज करते हैं, ऑपरेटिंग में भी यूज करते हैं, और इसका पर्पस क्या होता है, डेडलॉक को डिटेक्ट करना। जैसे कोई ट्रांजैक्शन है T1, एक ट्रांजैक्शन है T2, ठीक है। T1 ने लेट से एक्सक्लूसिव लॉक ले रखा है A के ऊपर, किसी A के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक ले रखा है, मतलब ये उसने ऑलरेडी ले रखा है, और वो कह रहा है कि मेरे को T2 का लॉक चाहिए। और T2 ने क्या कर रखा है, T2 ने एक्सक्लूसिव लॉक ऑन B ले रखा है। तो T1 कह रहा है कि मुझे T2 का रिसोर्स चाहिए, मतलब एक रिसोर्स वो अपने पास रख के बैठा है, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए उसके पास है, और वो कह रहा है कि मुझे एक्सक्लूसिव लॉक ऑन बी चाहिए, लेकिन वो बी किसके पास है, वो T2 के पास है। और T2 कहता है कि मुझे एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए चाहिए, मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये वो होल्ड करके बैठे हैं। तो यानी ये तो कौन सी सिचुएशन आ गई, डेडलॉक। कैसे पता लगा, वेट फॉर डायग्राम से। अगर इसमें साइकिल इस तरीके से आ गया मतलब डेडलॉक है। तो ये डिटेक्ट करने के काम आते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया है, लेट्स से अगर आप ये लाइन को हटा दोगे तो फिर क्या होगा, फिर आपका डेडलॉक नहीं आएगा, क्योंकि T2 जब अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो वो इसको लॉक दे देगा, तो फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे साइकिल बन रहा है तो मतलब समझो कि देयर इज अ डेडलॉक। तो इसका पर्पस क्या है, डेडलॉक को डिटेक्ट करना। So this is how you have to solve the questions related to the DBMS. Thank you.